हाँ दोस्तों, चलो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन यानी उसका सिक्रेशन एनहेंस कैसे होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माइक्रोसोमल एंजाइम का जो इंडक्शन है, जेनेटिकली अगर देखा जाए नॉर्मल एक पर्सन में, तो वो जेनेटिकली ही होता है। जितना होना होता है सभी का अलग अलग होता है। हर पेशेंट का, हर मरीज का, हर व्यक्ति का अपना अलग एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, उसका एक का दूसरे से कोरिलेशन कुछ नहीं है। जैसे कि अगर कुछ एंजाइम, जो माइक्रोसोमल एंजाइम मेरे शरीर से, मेरे बॉडी से, मेरे लीवर से जितना सीक्रेट हो रहा होगा, वो माइक्रोसोमल एंजाइम वो दूसरे के, किसी के बॉडी के जो लीवर है उससे उतना नहीं हो रहा होगा, या उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। यही कारण होता है कि किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में किसी व्यक्ति के अंदर कोई ड्रग बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर जाता है और किसी के अंदर कम से काम कर पाता है। किसी व्यक्ति के अंदर किसी ड्रग का लंबे समय तक रहना और किसी के अंदर बहुत कम समय तक रहना होता है। किसी व्यक्ति को उस ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट ज्यादा पड़ जाता है और किसी के अंदर कम पड़ जाता है। और इन सभी का कारण यही है कि हर पर्सन से में जो वेरिएशन आता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम के कारण आता है। वैसे ये हमारी जेनेटिकली जितना अमाउंट में हमें निकलना होता है, हमारी हेपेटिक सेल से मेनली निकलता है और वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। अगर हम इसके अलावा कुछ ड्रग हम यूज करने लग जाते हैं रेगुलरली, या फिर कुछ ऐसे केमिकल यूज करने लग जाते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल कोई पोल्यूटेंट आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा चीज जो हमें नहीं लेना चाहिए और वो हम लेने लग जाते हैं, तो फिर ये माइक्रोसोमल एंजाइम का जो इंडक्शन है इनहेंस कर जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे बढ़ता है तो जो इसका मैकेनिज्म, जो पैटर्न है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कोई एक ड्रग है उसको बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट कर देता है, बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन करके तोड़ देता है, और जितने समय तक हमारे बॉडी में उस ड्रग को रहना चाहिए उतने समय तक रहने से पहले उसको बाहर कर देता है। तो वो बढ़िया इफेक्ट हमारी बॉडी पे वो ड्रग नहीं दे पाता, क्योंकि माइक्रोसोमल एंजाइम में इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है कि वो कोई भी ड्रग अगर हम ले तो उसको तुरंत ही ब्रेक डाउन करके उसको यूरिन के थ्रू या बाइल के थ्रू पास आउट करवा देता है, तो रहने ही नहीं देता। तो इसके नुकसान होते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो शुरू के कुछ महीने में न माइक्रोसोमल और ना ही नॉन माइक्रोसोमल, दोनों में से कोई सा भी एंजाइम नहीं होता। उस समय अगर किसी बेबी को अगर हम वो ड्रग देते हैं तो वो ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता है और वो ड्रग लंबे समय तक उस बेबी के अंदर रहता है। धीरे धीरे 2-3 महीना जैसे गुजरता है, उस बेबी के अंदर ये माइक्रोसोमल एंजाइम या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है, जो मेटाबॉलिक एंजाइम जिसको हम कह रहे हैं, ये मेटाबॉलिक एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ने लग जाता है, उसमें पैदा होने लग जाता है, और फिर बाद में जो आप ड्रग दोगे फिर उसके ऊपर वो काम करेगा, इसलिए उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो आज हम इसमें कुछ 2-4 लाइन लिखी है, इसमें से कुछ पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है मेन फैक्टर जो माइक्रोसोमल एंजाइम के इंडक्शन में हेल्प करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2-4 लाइन है, हम उसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ, मैनी ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड कार्सिनोजेन interact with DNA and increase the synthesis of microsomal enzyme protein। देखिए, एंजाइम प्रोटीन ही है, ठीक है। तो कुछ अगर हम ड्रग लेते हैं तो कुछ ऐसे ड्रग होता है जो हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है, और डीएनए के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो आरएनए के थ्रू फिर वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहले डीएनए, देन आरएनए, देन प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद फिर वो एंजाइम बन जाता है। और इस तरीके से वो एंजाइम, दैट मीन्स माइक्रोसोमल एंजाइम बना देता है। यानी जो कुछ ऐसे ड्रग है जो हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं और फिर वो आरएनए के प्रोसेस के थ्रू, आरएनए फिर प्रोटीन वाले प्रोसेस में आके और फाइनली वो माइक्रोसोमल एंजाइम को हमें बना देता है, जिसके कारण से वो माइक्रोसोमल एंजाइम एनहेंस कर जाता है, बढ़ जाता है। तो कुछ तो ड्रग हैं, ठीक है। दूसरा चीज, एंटी कन्वर्जेंट्स, जिसके कारण कुछ ऐसे एंटी कन्वर्जेंट्स है जैसे कि फिनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन, कार्बामाजिपिन, ये सारे चीजें ये
साइटोक्रोम 3.1, जैसे मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि हर साइटोक्रोम का अपना अलग अलग नेम है, सब कैटेगरीज है। तो साइटोक्रोम 3A है, इसको इनहेंस करता है, इसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। एंटी कन्वर्जेंट ज्यादा अगर लेते हैं तो किसी भी ड्रग को जो साइटोक्रोम 3A है इसको बढ़ा देगा, और जब साइटोक्रोम 3A को बढ़ा देगा तो साइटोक्रोम 3A जिस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा उस ड्रग को बहुत जल्दी ही मेटाबोलाइज कर देगा, यानी बॉडी में उसको लंबे समय तक रहने नहीं देगा, उसकी हाफ लाइफ, उसकी जो एक्टिंग टाइम है उस सब घटा देगा और तुरंत उसको कर देगा। अगर हमें उसको 5 मिनट तक या 5 घंटे तक सपोज करते हैं कि अगर वो कोई ड्रग काम करता है तो उसको रिलीज करके, उसको टाइम करके वो 3 घंटे के अंदर ही वो ड्रग हमारी बॉडी में इनइफेक्टिव हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए आइसोनाइजाइड एंड क्रोनिक अल्कोहल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग लंबे समय तक किसी दवाई का सेवन करते हैं, उनके ऊपर दवाइयां असर नहीं करती। क्यों बोलते हैं? इसका कारण यही है, जैसे जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म है या क्रोनिक अल्कोहल वाले जो पर्सन है, जो लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं, वो साइटोक्रोम 2E1 उनके अंदर ये वाला जो एंजाइम है इंड्यूस कर जाता है, बढ़ जाता है, इनका सेक्रेशन बढ़ जाता है। जब इनका सेक्रेशन बढ़ जाता है तो जो ये एंजाइम जिस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा उस ड्रग को बहुत जल्दी ही मेटाबोलाइज कर देगा, और इसका रिजल्ट में फिर वही आएगा कि वो ड्रग जितने समय तक हमारी बॉडी में इफेक्टिव होना चाहिए उतने समय तक नहीं हो पाता, यानी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, बाद में वेस्टलेस हो जाता है। और वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर वो किल कर सकता था तो वो देने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता। इसलिए हम बोलते हैं कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी भी ड्रग है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक 3-methyl कोलैंथरीन एंड बेंजोपायरीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक। देखिए ये कुछ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उस सिगरेट में ये चीजें पाया जाता है, और वो फिर साइटोक्रोम 1A को इनहेंस कर देता है, इसको बढ़ा देगा। जब इसको बढ़ा देगा तो इससे जो भी ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे, और फिर वही कॉम्प्लिकेशन जो इन लोगों के साथ जैसे हो रहा है। फिर कुछ और चीज है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं तो कुछ पोल्यूटेंट्स आते हैं, वो भी साइटोक्रोम 1A को एनहेंस कर देते हैं, इसके सेक्रेशन को। तो हमने इन सब चीजों में से कुछ फाइंडिंग किया, कुछ ड्रग है, ठीक है, और क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, सिगरेट है और पोल्यूटेंट है, यानी कि कार्सिनोजेन भी है, कुछ बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर है। ये सारी चीजें मिलके हमारा जो माइक्रोसोमल जो एंजाइम है उसके इंडक्शन को बढ़ाते हैं, और जब ये बढ़ाते हैं तो वो ड्रग हमारे अंदर काम नहीं कर पाता जो हमें करना चाहिए। मतलब जो एंजाइम आइसो एंजाइम जिस ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकता है उसके मेटाबोलाइजिंग करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है, तो लंबे समय तक हमारे बॉडी में वो काम नहीं कर पाता और वो ड्रग हमारे लिए इनइफेक्टिव साबित होता है। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, मान लीजिए कि ये साइटोक्रोम हम बात करके देखते हैं। साइटोक्रोम अगर ये बढ़ा हुआ है तो किसी ड्रग को अगर इंक्रीज कर सकता है तो वो इंक्रीज, मतलब ये साइटोक्रोम अगर इंक्रीज हो गया और ये किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करता है तो उसको तुरंत मेटाबोलाइज कर देगा, और हमें अगर उस ड्रग का इफेक्टिवनेस तुरंत चाहिए होगा तो तुरंत नहीं मिलके वो दिक्कत करेगा, यानी वो बैक्टीरिया या वो जो डिजीज है वो क्योर नहीं होगा वो। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए मैक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन में कुछ लाइनें, कुछ पॉइंट्स यही था, और आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, बाय।